लेकिन आपको बस ये सेशन काफी है टू एक्चुअली रिवाइज, टू एक्चुअली लर्न द एंटायर मोशन। रिवीजन के लिए भी नहीं। अभी यहां पर मैं डिटेल में चीजों को समझाने नहीं वाला हूं, उतना ही समझाने वाला हूं जितना आपका एग्जामिनेशन में आता है और जितना काफी आपके क्लास 9th में आराम से पास होने के लिए। तो इन ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन आपकी स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर घुमा दिया आपने तो फिर वो नहीं है। अगर आपको कोई भी एक टॉपिक समझ ना आया हो पहली बार में, इसको दोबारा देखो, समझ आ जाएगा, क्योंकि उतना ही है, इससे ज्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं आपके क्लास 9 के मोशन चैप्टर में। कितनी ऊंचाई है ना, नॉर्मल प्लेन रोड से कितनी ऊंचाई है, तो ये हो जाती है स्लोप। तो यानी कि अगर आपको सवाल में ग्राफ दे दी जाए और पूछा जाए कि स्पीड निकालो, तो स्पीड फॉर्मूला से नहीं निकालना, स्पीड स्लोप निकालना, स्पीड दे दी। The ultimate one shot for CBSE क्लास 9 मोशन चैप्टर। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे सर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सिर्फ ये एक सेशन देखकर जाऊंगा तो क्या मोशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज बेटा एब्सोल्युटली यस। इसमें मैं हर एक टॉपिक को, डेफिनेशन को, फॉर्मूला को, डेरिवेशन को, सब कुछ कवर करने वाला हूं। इसी वजह से आज का ये हमारा जो सेशन है वो 30 मिनट्स के ऊपर जाने वाला है, लेकिन आपको बस ये सेशन काफी है टू एक्चुअली रिवाइज, टू एक्चुअली लर्न द एंटायर मोशन। रिवीजन के लिए भी नहीं, ये पूरा समझने के लिए पूरा मोशन है ये। अगर आपने एक बार देख लिया तो भाई मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसे एग्जामिनेशन के टाइम पे देखना चाहते हो फॉर एज अ रिवीजन पर्पस, तो इसको 2x में देखिएगा स्पीड पे। अगर नहीं देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, पॉइंट बाय पॉइंट टॉपिक समझना चाहते हो, तो भाई नॉर्मल स्पीड में देखिएगा। ठीक है, अभी यहां पर मैं डिटेल में चीजों को समझाने नहीं वाला हूं, उतना ही समझाने वाला हूं जितना आपका एग्जामिनेशन में आता है और जितना काफी आपके क्लास 9th में आराम से पास होने के लिए और नॉलेज बेसिस में भी काफी है। लेकिन मैं हर एक टॉपिक में इन डेप्थ जाकर पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, और वो है हमारा उमंग सीरीज। उमंग सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पर टॉपिक बाय टॉपिक में इन डेप्थ गया, यानी कि भाई वो एक सेशन इटसेल्फ आपका हर एक टॉपिक का ही 1-1 घंटे का है, तो आप समझ सकते हो कितना मैं डेप्थ में गया हूंगा। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरे प्लेलिस्ट का चेकआउट करिएगा। और आपको इस पूरे सेशन का जो नोट्स है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में क्लास 9 के रिसोर्स वाले लिंक पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया, ओके। तो भाई शुरुआत करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से मोटिवेशनल कोट की, और मोटिवेशनल कोट कहता है द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। भाई आज जो भी दर्द सह रहे हो ना, वो कल के लिए आपके लिए जोर बनेगी। अपने अंदर का, दिल के अंदर का जो आग है ना, वो बनेगी। तो अपने अंदर में, अपने आप को कह दो, अपने दिमाग को कह दो, दिल को कह दो, आत्मा को कह दो कि भाई अब सहना है दर्द, ताकि कल जाकर हम मजबूत बन सके, दमदार बन सके। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और हमारा सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर का है वो है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इन बेसिक डेफिनेशन में आपको दे देता हूं जो आपको समझना है। ठीक है, तो ये क्योंकि हमेशा डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो सवाल है वो 2 मार्क्स के लिए आता है, और वो हमेशा ये डिफरेंस के बेसिस में आता है। तो इसको ध्यान से देखिए कि हम क्या लिख रहे हैं, ताकि आपका भाई पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबका ध्यान यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, डिस्टेंस क्या होता है। अगर आप चल रहे हो तो आपने जितना पाथ कवर किया है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि आप चल रहे हो और आप जितना जितना पाथ कवर करके जाते हो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। सो द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हाँ, अभिषेक सर हर एक डेफिनेशन को लिखेंगे आपके सामने आपके साथ, ताकि आप खुद मेरे साथ नोट बना सको। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट वी कॉल इट एज डिस्टेंस। ठीक है, इज व्हाट वी कॉल इट एज डिस्टेंस। और वहीं पे अगर मैं सोचूंगा इन जनरल, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होना चाहिए सर? ये पाथ कवर्ड है ना, टोटल लेंथ कवर्ड है, तो लेंथ का तो भाई यूनिट मीटर होता है। तो हाँ, तो हमारी डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा मीटर। अब ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आपने चलना शुरू कर दिया है तो आप पाथ कवर करते जाओगे, पाथ कवर करते जाओगे, तो यानी कि या तो आपकी डिस्टेंस जो है 0 हो सकती है, या तो डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकती है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैंने ना -2 मीटर का पाथ कवर किया है, मैं आपके घर तक -10 किलोमीटर चलकर आया, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो आप, है ना। तो ये जो हमारी डिस्टेंस की वैल्यू है 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब चौथा पॉइंट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप किसी भी डायरेक्शन में पाथ कवर कर सकते हो, है ना। आप ऐसे कवर कर सकते हो, आप ऐसे कवर कर सकते हो, आप ऐसे कवर कर सकते हो, है ना। डिस्टेंस की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, अगर आप यहां से ऊपर जाओगे 10 किलोमीटर तब भी 10 किलोमीटर होगा, यहां से इस तरफ जाओगे 10 किलोमीटर ही होगा, यहां से इस तरफ 10 किलोमीटर, यहां से नीचे 10 किलोमीटर, है ना। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ 10 किलोमीटर ही होता है कि नहीं। तो इसी सेंस में हमारा जो डिस्टेंस होता है वो आपका डायरेक्शन
क्या होता है भाई, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। अब क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस जो है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, ये आपकी बन जाती है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इससे डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। और जो वो क्वांटिटी होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी जैसे मैंने बोला भाई डिस्टेंस आपकी 10 किलोमीटर है, ये जो 10 किलोमीटर है ना, ये होता है डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी वैल्यू, उस वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। और किसी भी क्वांटिटी में सिर्फ ये वैल्यू होती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिस क्वांटिटी में आपके इस वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी दिया जाता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ इसके ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो गया, इसके डायरेक्शन से हमें फर्क नहीं पड़ता, तो भाई ये स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गया। अब उसके अलावा आपका जो डिस्टेंस है वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज से डिपेंड होती है, वो है पाथ डिपेंडेंट, है ना। ऑफकोर्स मान लो भाई यहां से, मतलब मैं रहता हूं बैंगलोर में, ठीक है, या तो आप दिल्ली मान लो, दिल्ली से आगरा जाने के लिए 3-4 रूट्स होंगे, लेकिन उन तीनों चारों रूट्स में डिस्टेंस सेम थोड़ी होगा, अलग अलग रूट में अलग अलग डिस्टेंस होगी। तो जो पाथ आप लोगे, जो रास्ता आप लोगे, उस रास्ते की बेसिस में आपका डिस्टेंस बदलते जाएगा। तो इसी वजह से हम डिस्टेंस को कहते हैं पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये रास्ते पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है सारी चीजें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद करनी है ना, तो इसमें कितने पॉइंट्स लिखे हमने, 6 पॉइंट्स लिखे। तो हम पहले बाकी जो पॉइंट्स उनको लिख देते हैं, 3, 4, 5, 6, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट लिखे तो डिस्प्लेसमेंट में जाएगा। जैसे भाई ये पाथ डिपेंडेंट है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी कि आपके डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रास्ते जा रहे हो, आपके डिस्प्लेसमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता किस रास्ते जा रहे हो। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन डिपेंडेंट है ये। तो यहां पर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट था, हम यहां पे लिखेंगे भाई ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। तो जैसे डायरेक्शन डिपेंडेंट और कौन सी चीज होती है, जैसे आपने 8th ग्रेड में पढ़ा हुआ है, फोर्स होती है डायरेक्शन डिपेंडेंट। अगर आप ऐसे चाटा मारोगे तो 10 न्यूटन, वहीं से उल्टा मारोगे तो -10 न्यूटन। डायरेक्शन बदलती है तो फिर उसका पॉजिटिव नेगेटिव लगाना पड़ता है कि नहीं। तो इसी वजह से जब आपका डिस्टेंस 0 और पॉजिटिव हो सकता था, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसी वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है अगर वो उल्टे डायरेक्शन में हो, 0 हो सकती है अगर उसने चला नहीं हो, और पॉजिटिव हो सकती है अगर वो सीधे डायरेक्शन में हो। तो नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव तीनों हो सकती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर इसका SI यूनिट मीटर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का भी SI यूनिट मीटर है। सर आपने पूरी कहानी बता दी डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन अब तक आपने डेफिनेशन नहीं बताया। तो लेट मी टेल यू गाइस, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, मान लो कि भाई आपका यहां पर एक, यहीं पे बना देता हूं, यहां पे देखिए पॉइंट A है, ठीक है, और यहां पर पॉइंट B है। मान लीजिए पॉइंट A पॉइंट B है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का और ये आपका फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का। अब A से B जाने के लिए मल्टीपल रास्ते होंगे, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। अब क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पाथ्स हैं तो ये डिफरेंट डिस्टेंस भी होगा, D1 हो जाएगा, D2 हो जाएगा, D3 हो जाएगा, डिफरेंट डिस्टेंसेस होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप क्या कहोगे? ऑफ कोर्स ये बात है, आप दिमाग लगाओ और कहोगे सर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A और B के बीच में ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो बनती है ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज द स्ट्रेट लाइन दैट जॉइंस देम। इसको हमेशा याद रखना, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, सबसे सिंपल डेफिनेशन है ये। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, कैसे फाइंड आउट करते हैं आप इस फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का डिनोशन होता है S से। क्या होता है? S से। तो फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई साहब कि भाई हमारा डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब आप रिट्रेस करो चीजों को, देखो कि भाई समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर SI यूनिट तो मीटर है, क्योंकि ये डिस्टेंस ही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई मेजर आप मीटर से ही करोगे तो SI यूनिट मीटर है।
अब ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, हाँ बिल्कुल भाई। कैसे है नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, कैसे है बाद में समझते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है वो भी इसके समझ में आएगा। पाथ इंडिपेंडेंट है, हाँ भाई आप कोई भी पाथ ले लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट ही होता है, वो हमेशा सीधी लाइन होगी, वो किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, पाथ इंडिपेंडेंट है। अब ये नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव और डायरेक्शन डिपेंडेंट और वेक्टर क्वांटिटी कैसे है इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ध्यान से देखो कि भाई ये एग्जाम्पल हमने ले लिया ए से बी का। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए से बी आप जा रहे हो, मान लो सीधे चले, ठीक है, और ए से बी का डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर का है, ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है। तो अगर आप ए से बी गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 किलोमीटर। लेकिन मान लीजिए ए से बी जाकर इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना था, तो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन को, उल्टे डायरेक्शन में नेगेटिव मानोगे। तो ए से बी जाने के बाद अगर आप उल्टा घूम कर आए, अगर आप उल्टा घूम कर आए और पॉइंट सी पे आ गए, और मान लीजिए बी से सी का डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है, अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है बिटवीन ए एंड सी, आप क्या कहोगे? आपका इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन अब सी बन चुका है, करेक्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया भाई? 10 किलोमीटर इस तरफ था, 2 किलोमीटर उल्टे तरफ था, तो 10 - 2 किलोमीटर हो गया, 8 किलोमीटर बन जाता है ना। अब तो माइनस कर दिया, 8 किलोमीटर बन गया, करेक्ट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन गया। अब मान लो कि भाई सी पे रुकने के बदले आपका ऑब्जेक्ट सीधा पॉइंट ए पे आकर रुकता है, यानी कि आप ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए, तो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है भाई? यहां पर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो गया, और जहां पर भी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है भाई, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी ना। हाँ, तो इस मामले में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है जब भी आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है। मान लीजिए आप ए से बी तक गए 10 किलोमीटर, लेकिन फिर बी से वापस आते वक्त ए पे भी रुके नहीं और ए के पीछे यहां पर आकर रुके पॉइंट डी पे, ठीक है, जो ए से मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर है। तब आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? ए से बी जाते वक्त आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में 10 किलोमीटर था, बी से डी जाते वक्त आपका नेगेटिव डायरेक्शन में 10 + 5 -15 किलोमीटर आया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -5 किलोमीटर। देख रहे हो, देख रहे हो यहां पर, है ना। तो ऐसे ही आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बात समझ में आ गई बेटा? हमेशा डिस्प्लेसमेंट को एक इंटीजर लाइन जैसे देखना कि भाई जीरो, आपका इनिशियल पोजीशन जीरो है, जीरो के राइट साइड में जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जीरो के लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? तो ये थी हमारी डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। आई एम होपिंग कि आपको क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो है बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। सबका ध्यान यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर हमें समझना है कि भाई स्पीड क्या होती है। स्पीड क्या होती है, जैसे मैंने कहा था कि डिस्टेंस क्या होती है, आप जितना पाथ कवर करते हो, आप जब पाथ कवर करते हो, जब डिस्टेंस कवर करते हो तो कितनी तेजी से करते हो, वो जो तेजी होती है, हाउ फास्ट आर यू, वो बताती है डिस्टेंस, वो बताती है स्पीड। स्पीड क्या बताती है कि आप कितने तेजी से कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मतलब आपने कितना डिस्टेंस कितने सेकंड्स में कवर किया। तो इसी को जो मैंने अभी कहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय यू इन सेकंड्स इन पर्टिकुलर टाइम, उसी को हम स्पीड कहते हैं, है ना। तो स्पीड का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? स्पीड विल बी इक्वल टू नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी स्पीड हो जाती है। और इसी के बेसिस में अगर मुझे एसआई यूनिट लिखना है तो डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, मीटर्स पर सेकंड आपके स्पीड का एसआई यूनिट हो जाता है, स्पीड का एसआई यूनिट हो जाता है। अब देखिए इसमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। ये भी मतलब आपकी डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट है, स्पीड आपकी बन जाती है स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, फिर वही बात आ गई कि स्पीड भी आपका जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बात खत्म, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गया आपके स्पीड को लेकर। अब यहीं पे वेलोसिटी क्या होती है भाई? डिस्प्लेसमेंट के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में तो उसको स्पीड कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया इतने टाइम में तो उसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे, है ना। तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी आपकी होती है बहुत ही सिंपल से, सेम फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका भी ऐसा यूनिट एकदम डिट्टो डिट्टो, आपका डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकंड, सेम टू सेम, नो डिफरेंस। अब दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके वजह से आपका वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी वजह से जो आपका वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं, इसको समझिएगा कि भाई वेलोसिटी बेसिकली होती क्या है।
मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए से शुरू करता है, पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि भाई डिस्टेंस जो कवर किया है यहां पर वो 2 मीटर का है, क्योंकि अभी एक स्ट्रेट लाइन मोशन है ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, यहाँ पे डिस्टेंस 2 मीटर है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, है ना। यहाँ से ए और बी में स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इन स्ट्रेट लाइन मोशन आप देखोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर 2 मीटर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, बाय द वे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर स्पीड निकालने बोले तो आप क्या बोलोगे, मान लो कि 2 मीटर हमने कवर किया 2 सेकंड में, है ना, तो आप बोलोगे सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 2 मीटर अपॉन 2 सेकंड 1 मीटर पर सेकंड होगा। वेलोसिटी कितनी होगी, हाँ सर वो भी 1 मीटर पर सेकंड होगा, है ना। तो यहां पर इसका मतलब बहुत सिंपल है कि इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको प्लीज नोट डाउन करिए, ठीक है, नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन आपका जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होती है, देयरफॉर स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी। बात समझ में आ गई। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी जाकर, वही बात है कि भाई सी पे आकर रुक गया, ठीक है, और बी से सी का डिस्टेंस जो है 1 मीटर का है, तो यहां पर अगर मुझे आपको डिस्टेंस बताना है, स्पीड बतानी है, तो कितनी बताऊंगा मैं यार, स्पीड यहां पर निकालूंगा तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके ऑब्जेक्ट ने कितना स्पीड डिस्टेंस कवर किया है, ए से बी गए, ए से बी तक 2 मीटर था, फिर बी से सी आए 1 मीटर, तो 3 मीटर हो गया आपका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 3 मीटर। टाइम मान लो बी से सी आने में 1 सेकंड लगा, तो टोटल टाइम कितना हुआ, 2 सेकंड जाने के लिए और 1 सेकंड आने के लिए 3 सेकंड लगा, तो स्पीड यहां पर हो जाती है 1 मीटर पर सेकंड बराबर है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी होगी यार, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपकी ऐसा पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का है, 1 मीटर ये हुआ तो बचा कितना 1 मीटर, तो 1 मीटर। और टाइम कितना है, टाइम अभी टोटल टाइम भाई कितना है भाई, जाने के लिए 2 सेकंड, आने के लिए 1 सेकंड, 3 सेकंड, तो 1/3 मीटर पर सेकंड आपका वैल्यू होता है वेलोसिटी का, समझ रहे हो। तो इन ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन आपकी स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर घुमा दिया आपने तो फिर वो नहीं होती। और मान लो अगर आपका ऑब्जेक्ट वापस ए पे आ गया तो वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गया स्पीड और वेलोसिटी का। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने से पहले मुझे आपको एक बहुत सिंपल सवाल बताना है जो आपके क्लास 9 में बहुत बार आएगा, और वो है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, और यही सेम रिलेशनशिप आपके स्पीड और वेलोसिटी के साथ होती है, सेम रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई भाई, डिस्टेंस आपका स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, जब वो सीधी चल रही होगी एक ही डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ सिंगल डायरेक्शन, इन अ सिंगल डायरेक्शन। इसके अलावा कोई रिलेशनशिप है, बिल्कुल है। जैसे मैं यहां पर घूम गया तो मेरी डिस्टेंस बढ़ गई, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, और वैसे ही डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब देख सकते हो ना, यहां से मैं किसी भी डायरेक्शन और पकड़ लूं, कोई भी और डायरेक्शन पकड़ लूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कम ही होगी, लेकिन डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस हमेशा 0 पॉजिटिव बढ़ती जाएगी, समझ गए, बात आ गई। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ये डिस्टेंस होता है, हमारा जो ये डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, और कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, वैसे ही स्पीड भी हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा हो सकता है, कभी भी कम नहीं होगा। सो द अल्टीमेट पॉइंट विच वी कैन मेंशन हियर इज डिस्टेंस इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली स्पीड इज ऑल्सो इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, ये रिलेशनशिप होता है। अगर मान लो आपको सवाल आता है, आपको सवाल आएगा भी है क्लास 9th में कि भाई अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिलेगा, उसका रेशियो क्या होगा। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है, तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि मान लो अगर न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर 10 है, वैल्यू क्या आएगी 0.5 आएगी ना, 1 से छोटी आएगी आपकी वैल्यू, है कि नहीं। तो आपको ये लिखना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस विल गिव यू अ लेसर और इक्वल टू वैल्यू देन 1। जब वो सेम होंगे तो इक्वल टू 1 होगा, कट जाएगा 1 बनेगा, अगर सेम नहीं होंगे तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा, तब आपकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको जरूर सवाल आएगा इसके ऊपर, 9th में भी आएगा, 11th में भी आएगा।
अब बात करते हैं कि भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सवाल है ये। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट शुरू कर रहा है पॉइंट ए से, जा रहा है पॉइंट बी में, ए से बी में 2 मीटर का डिस्टेंस है और 1 सेकंड का आपका टाइम लिया है। अगले एक सेकंड में आपका जो ऑब्जेक्ट है दोबारा 2 मीटर कवर कर रहा है, उसके अगले सेकंड में भी आपका जो ऑब्जेक्ट है दोबारा 2 मीटर कवर कर रहा है। तो आप देखोगे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? When an object covers equal distances in equal intervals of time, we call it as uniform motion. जो मैं कह रहा हूं नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। When an object covers equal distance in equal intervals of time, it is called as uniform motion. तो अगर मान लो मैं इस मोशन के लिए स्पीड निकालो तो कितनी आएगी? ठीक है, तो अगर मैं स्पीड निकालता हूं, मान लीजिए यहां पर मैं स्पीड निकाल रहा हूं तो कितनी आएगी बेटा? ध्यान से देखो, इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/1, 2 मीटर पर सेकेंड। बी से सी के लिए 2/1, 2 मीटर पर सेकेंड। सी से डी के लिए 2/1, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखोगे इन अ यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड इज कांस्टेंट फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। परफेक्ट, क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, मान लो आप पॉइंट ए पर हो, पॉइंट बी पर जा रहे हो, आपने 2 मीटर कवर किया 1 सेकंड के अंदर। अगले 1 सेकंड के अंदर आपने 4 मीटर कवर किया। उसके बाद 1 सेकंड के अंदर आपने सी से डी में मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर आपने 6 मीटर कवर किया। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर आपका अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन एवरी सेकंड, अनइक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हो आपका हर सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड इज अनइक्वल, इक्वल नहीं है। तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं इसे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं इस मामले में आपका स्पीड निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी मेरी? 2/1 निकालूंगा तो 2 मीटर पर सेकंड आएगा, 4/1 4 मीटर पर सेकंड, और 6/1 6 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो आपका स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड यहां पर कांस्टेंट नहीं है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई बेटा? चलो ठीक है, परफेक्ट है, ऑसम। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज एवरेज स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। सर स्पीड और वेलोसिटी सीख लिया, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्यों चाहिए? ये चाहिए हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन बताया और पूछा कि भाई आपके इस ए टू डी में आपकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, आप क्या बोलोगे? सर ए टू डी के बीच में आपकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रही है तो 2 मीटर्स पर सेकंड। कैसे निकाला आपने? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आपने निकाल दिया। तो वहां पर स्पीड और वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट लग जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूंगा तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि भाई बताइए यहां पर आपकी स्पीड और वेलोसिटी कितनी है ए से डी के बीच में, तो आप क्या बताओगे? आप 2 बोलोगे, मतलब 2 बोलोगे, 4 बोलोगे या 6 बोलोगे? तो कोई एक वैल्यू नहीं बोल सकते ना आप, आपको एक एवरेज वैल्यू बतानी पड़ेगी, है ना। तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी का इस्तेमाल होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू बताने के लिए स्पीड और वेलोसिटी की। जैसे मान लीजिए आप अपने ताऊ जी के घर, नाना जी के घर जाते हो, है ना, आप गाड़ी चलाकर गए, मतलब आप मान लो कि आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से नोएडा जा रहे हो, ठीक है। आपके दादा नानी पूछते हैं आपसे कि यार आप कितने स्पीड से रहे, तो आप थोड़ी ना बोलोगे कि भाई मैं दिल्ली से यहां तक स्पीड में आया, फिर वहां से यहां तक स्पीड में आया। आप एक एवरेज वैल्यू बता दोगे ना, भाई मेरा स्पीडोमीटर बता रहा था कि मैं 60 टच कर रहा था बीच बीच में, तो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप आए, ऐसे बोल दोगे तो एवरेज वैल्यू बताओगे। वही एवरेज वैल्यू होती है आपकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। तो इसके फॉर्मुलास में आपको लिख देता हूं, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है और इसके ऊपर बस आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं बेसिक तरीके से। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, प्लीज नोट डाउन करिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, दोनों बहुत सिमिलर है, सेम टू सेम है, कोई एक्स्ट्रा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। एवरेज स्पीड आपकी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको उतने टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो यानी कि अगर ये वाला सवाल था हमारा, इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 2 + 4 + 6, तो 6 + 4 10 हो गया, 10 + 2 12 हो गया, तो 12 मीटर टोटल डिस्टेंस हुई। टोटल टाइम कितना हुआ, 1 + 1 + 1 3 सेकंड, तो 12 मीटर डिवाइड बाय 3 सेकंड आपकी वैल्यू हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड, आपकी एवरेज वेलोसिटी बनती है यहाँ पर, ठीक है, एवरेज स्पीड बनती है। समझ में आ गई? तो वैसे यहां पर बन जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और बाकी सारे रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी एब्सोल्युटली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है यहां पर। यानी कि यहां पर भी मैं कहूंगा कि एवरेज स्पीड इज ईदर लेस देन, सॉरी एवरेज स्पीड है ना, हाँ, तो एवरेज स्पीड इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। सेम कॉन्सेप्ट एज स्पीड एंड वेलोसिटी, सेम कॉन्सेप्ट। तो इनका भी अगर आप रेशियो निकालोगे तो आपकी लेस देन 1 आएगी वेलोसिटी अपॉन स्पीड,
ठीक है, लेस देन 1 आएगी, सेम टू सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन। ठीक है बेटा, चलो बढ़िया, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन क्या होती है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको एक सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। मान लीजिए कि अगर आप पॉइंट ए पर हो, पॉइंट ए से बी में जा रहे हो, पॉइंट ए पे आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, उसके बाद फिर नहीं, पॉइंट ए पे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो पॉइंट बी पे आपकी स्पीड मान लीजिए 3 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकंड के अंदर। फिर बी से सी आप जा रहे हो, सी में आपकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकंड के अंदर। फिर सी से आप डी जा रहे हो और डी में आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं हर पॉइंट पे जाते वक्त हर सेकंड आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर हर 1 सेकंड में मेरी स्पीड 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, मतलब 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो आपने जो मुझे बताया कि भाई 1 मीटर पर सेकंड, जो आपने मुझे बताया ना कि भाई 1 मीटर पर सेकंड के वेरिएशन से हर सेकंड मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है, इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि द चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ कि भाई मेरी स्पीड कितनी बदली, 2 से 3 हुई, तो बदलाव कैसे दिखाते हो आप? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आप इसको इसे सब्ट्रैक्ट करते हो। इसको अगर मैं मान लूँ ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं, और ये मान लो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी को हम u बोलते हैं, तो v माइनस यू, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 - 2 करूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा ना। हाँ, तो बदलाव को सब्ट्रैक्ट करो टाइम से, 1 सेकंड से, ये आपकी फॉर्मूला हो जाती है एक्सेलरेशन की। क्या हो जाती है? एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कितना आपका स्पीड बढ़ रहा है पर सेकंड, कितना आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है आपका पर सेकंड। हाँ, आपका वेलोसिटी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कैसे? अगर मान लो मैं उल्टा पकड़ूं यहां से, हर सेकंड आपने ब्रेक मार दी, डी पे जाकर आपने ब्रेक मार दी, मान लो, ठीक है, आपने डी पे जाके ब्रेक मार ली, तो ई पे आते वक्त ब्रेक मारी तो हर 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड पे आ गया। ई से फिर आपने एफ पे गए तो अब 3 मीटर पर सेकंड आ गया 1 सेकंड में। तो आपकी स्पीड स्लो भी हो सकती है ना ब्रेक मारने के बाद, करेक्ट है? तो अगर आपकी स्पीड स्लो हो रही है इनिशियल पॉइंट से, तो फिर वो डी एक्सेलरेशन कहता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आती है। आपको कैसे आती है देखते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं ना। तो पहले तो ये फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम यहाँ पर ऑलरेडी है इनटू सेकंड, तो आपकी ऐसा यूनिट हो जाती है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, आपका एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू एक नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो हम यहाँ पे 2 से 3 में जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 से 3 जा रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी 3 है, माइनस ये 2 है, और टाइम आपका 1 सेकंड। तो आप देखोगे आपकी एक्सेलरेशन यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो जब आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, आपकी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव आती है, इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। परफेक्ट है गाइस। अब मान लीजिए अगर आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, जैसे यहाँ से ना, तो यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो फाइनल यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी आपका फॉर्मूला बनता है। v मान लीजिए 4 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है और टाइम आपकी 1 सेकंड है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको आप रिटार्डेशन भी कह सकते हो, डी एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम चीज है। तो ये आपकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है बेटा, परफेक्ट हो गया। चलो अब बारी आती है आपकी dt वर्सेस vt ग्राफ की। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। मोशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं देख सकता हूं कि भाई वी आर ऑलमोस्ट एट दी 38 मिनट हम होने वाले हैं, वी आर एट अ वेरी गुड स्पीड, है ना। हम काफी अच्छे स्पीड से पूरा मोशन, और मैं आपको गारंटी बता सकता हूं कि भाई मैंने एक्चुअली मोर देन इनफ कवर कर दिया है, आपको इसके ऊपर कुछ आने ही नहीं वाला। आई कैन गारंटी यू दैट। आप बस इसको आंख बंद करके अच्छे से पढ़ाई करो। इस सेशन के साथ पूरा मोशन चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैंने, लेट मी वेरी ऑनेस्ट गाइस। आपको और कोई भी वन शॉट यूट्यूब में कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ये काफी है यार। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक टॉपिक समझ ना आया हो पहली बार में, इसको दोबारा देखो, समझ आ जाएगा, क्योंकि उतना ही है, इससे ज्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं आपके क्लास 9 के मोशन चैप्टर में। ठीक है बेटा, और इससे डेप्थ में पढ़ना है, जैसे मैंने कहा उमंग का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में पूरा पढ़ डालो। ठीक है, उसमें तो मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कवर किए हर एक टॉपिक के। ठीक है बेटा, हमारे उमंग के सेशंस में मैंने एनसीईआरटी सवाल भी किए हैं, क्विजेस भी करवाए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो वो सारी चीज आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब यहां पर देख लो जल्दी से। और अगर आपको एक और बार सारे एनसीईआरटी सवाल सॉल्व करवाना है
तो मुझे बता देना, मुझे कमेंट्स में बता देना। अगर इस वीडियो में 100 कमेंट्स आ जाते हैं विद इन 24 आवर्स टू कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चन वंस अगेन, पूरा चैप्टर का एक साथ, तो मैं करवा लूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, बट मैंने करवा लिया है। अब dt वर्सेस vt ग्राफ, dt ग्राफ मतलब होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस y एक्सिस में, टाइम x एक्सिस में, और vt ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी x एक्सिस में, y एक्सिस में और टाइम x एक्सिस में, तो इसको हम dt vt ग्राफ बोलते हैं। अब dt vt ग्राफ में आपको पहली बात ग्राफ पहचानना आना चाहिए, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, और साथ ही साथ ग्राफ के बेसिस में आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, और क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले ग्राफ पहचानना शुरू करते हैं, ठीक है। अब पहला आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। मैं कहूंगा कि अब ग्राफ पहचानना छोड़ो, ग्राफ पढ़ना सीख लो, ग्राफ देखना और पढ़ना सीख लो, फिर आप कोई भी सवाल कर लोगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैथ्स को थोड़ा याद करते हैं, मैथ्स का नाम लेते हैं, और मैथ्स का नाम जय श्री मैथ्स बोल के यहां पर देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाएंगे यहाँ पे और कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ग्राफ देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, यार ये मेरा डिस्टेंस है और आप देखोगे ये मेरा टाइम है। मेरा जो डिस्टेंस यहाँ पे मान लो 20 मीटर का, अगर ग्राफ मैंने 20 मीटर लिख दिया, तो मेरा वक्त जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है भाई, मेरा डिस्टेंस तो वही का वही है, वो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो माई डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये ग्राफ किसका ग्राफ है, मैं खड़ा हूं यहां पर, वक्त जा रहा है, मेरा डिस्टेंस ही नहीं बदल रहा, तो यानी कि आई एम एट रेस्ट ना, माई द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, फॉर स्टेशनरी बॉडी हो जाता है ये क्योंकि मैं तो मूव ही नहीं हो रहा वक्त के साथ। तो अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है जहां पर भाई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं है, तो बस ऐसे बना दूंगा, क्लियर है। अब दूसरा, यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है, अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है, देखो डिस्टेंस टाइम के साथ ऐसे स्मूथली बढ़ता जा रहा है, लीनियर ग्राफ की तरह ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, बराबर। तो ये कौन सा ग्राफ हुआ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हुआ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनती है तो यूनिफॉर्म मोशन की होती है। यूनिफॉर्म मोशन क्यों, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इसी वजह से स्ट्रेट लाइन बनी। अगर अनइक्वल डिस्टेंस होता तो ऐसा कुछ बनता है ना, कि भाई पहले ना मैं 2 मीटर गया 1 सेकंड में, फिर 4 मीटर गया दूसरे सेकंड में, तो कुछ और ग्राफ बनता है कि नहीं, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। अब ये बात करते हैं, ये क्या भाई, यहां पर मेरी आप देखोगे डिस्टेंस ठक से बढ़ गई, टाइम कम लगा लेकिन डिस्टेंस ठक से बढ़ गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बिकॉज अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड। और यहीं पे डिस्टेंस देखिए यहां से ऐसे कम हो रही है, डिस्टेंस कम हो रही है वक्त के साथ, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन जहां पर आपकी डिस्टेंस कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, ठीक है, बराबर। अब वीटी ग्राफ का देखते हैं। वीटी ग्राफ में सेम चीज है भाई, बस पढ़ना सीखो, ग्राफ पढ़ना सीखो। वेलोसिटी पहले 0 थी, 0 वेलोसिटी से मेरी वेलोसिटी ये यहां तक पहुंच गई 4 सेकंड के अंदर, यानी कि भाई मेरी वेलोसिटी बढ़ गई, तो यानी कि एक्सेलरेशन हुआ है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ है, बराबर। और मान लो यहीं से अगर मेरी वेलोसिटी देखो ठक से कम हो गई वक्त के साथ, तो यहां पर मेरी वेलोसिटी कम होगी, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। और ये पार्ट को अगर आप देखोगे, यहां पर देखोगे मेरी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है, और 8 की 8 ही रह रही है 4 से 7 सेकंड के बीच में, है ना। 4 से 7 सेकंड के बीच में मेरी वेलोसिटी बदल ही नहीं रही। अब बदल नहीं रही वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, बदल ही नहीं रहा वेलोसिटी, तो फिर वो 0 एक्सेलरेशन हो गया, खत्म, ठीक है बेटा, बराबर है। अब यहां पर आपको वीटी ग्राफ में भी ऐसे ग्राफ बन सकते हैं, जहां पर मान लीजिए यहां पर तो स्ट्रेट लाइन है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। लेकिन मान लीजिए ग्राफ अगर ऐसे होती तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहां पर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब क्या होता है भाई, जैसे आपका जो पिछला एग्जांपल तो उसमें बता रहा था कि हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपका एक्सेलरेशन हो रहा है। मान लो 1 मीटर पर सेकंड नहीं, एक बार 1 मीटर है, दूसरी बार 2 मीटर है, तीसरी बार 4 है, तो उस मामले में ये ग्राफ बनेगी। और वैसे उल्टी ग्राफ भी यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए बन सकती है, ठीक है। तो वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कर्व्ड का मतलब होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया गाइस, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं फिर भी, 0 एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रही है, तो इसका मतलब ये कि भाई ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाओ, तो फिर आपको ऐसे जो स्ट्रेट लाइन वहां पे बनी थी वैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है, ठीक है, समझ में आ गई बात।
लेकिन अगर वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हो, उसको मत बोल देना कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, नहीं बुड़बक, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता है पैरेलल लाइन। यहां पर अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि भाई यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ है, वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट में, तो स्टेशनरी कैसे हुआ? ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, बहुत कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात समझ में आनी चाहिए मैं कि सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो इसको बेटा पूरे ध्यान से देखो क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डीटी वर्सेस बीटी ग्राफ का न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ध्यान से देखें यहाँ पे। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं डीटी ग्राफ करता हूँ, डीटी ग्राफ का बनाता हूँ, बताता हूँ आपको कि कैसे करना होता है और सवाल कैसे आते हैं। ये हो गया मेरा डिस्टेंस, ये हो गया मेरा टाइम, मान लीजिए ये आपका कर्व है। ठीक है, अब डीटी ग्राफ से आपको सिर्फ एक ही टाइप का न्यूमेरिकल आता है और वो होता है स्लोप। ठीक है, आपको इस कर्व का स्लोप निकालना होता है। अब स्लोप क्या होती है यार? आपने नॉर्मल रोड्स में स्लोप सुना है ना, रोड में चलाते हो तो अचानक से ढलान आ गया तो उसको बोलते हैं भाई बहुत बहुत गहरा स्लोप है ना, ऐसे स्लोप होती है, फिर ऐसे ऊंचाई आती है, वही स्लोप। तो यहां पर भी भाई स्लोप कितना है, तो स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप आप किस बेसिस में निकालते हो? एंगल, आपके नॉर्मल प्लेन रोड से कितनी ऊंचाई है ना, नॉर्मल प्लेन रोड से कितनी ऊंचाई है, तो ये हो जाती है स्लोप, है ना। तो वही यहां पर ये जो आपका नॉर्मल रोड है, नॉर्मल रोड से आपकी एंगल कितने पे है इस कर्व की, इसे हम कहते हैं स्लोप। इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। ये जो एंगल बनता है आपका आपके एक्स एक्सिस से आपके कर्व का, इस एंगल को हम स्लोप कहते हैं। अब स्लोप का एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? ध्यान से देखना। ठीक है बेटा, मान लो कि इस पॉइंट को अगर मैंने 1 मान लिया, इस पॉइंट को नहीं मानते फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मान लो कि यहां पर इस पॉइंट को मैंने 1 माना और इस पॉइंट को मैंने 2 मान लिया, तो बिटवीन पॉइंट 1 2 के बीच मेरे को स्लोप निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? यहां पर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेरा y का वैल्यू है उसको मैं y1 बोलूंगा और मेरा 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग जो x पे वैल्यू उसको मैं x1 बोलूंगा। वैसे 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में जो मेरी y की वैल्यू है y2 बोलूंगा और यहां पर जो वैल्यू है उसको मैं x2 बोलूंगा। मतलब जो वैल्यू आपको ग्राफ में दिखेगी वो उठा लोगे आप। जैसे ये हमारी ग्राफ थी, इसमें अगर देखो भाई ये 2 पॉइंट ले लिया तो यहाँ पर आपकी y1 x1 दोनों 0 0 हो जाएगी, y2 यहाँ पर 8 होगा, x2 आपका 4 होगा। ऐसे आपने ग्राफ से निकाल दिया। ठीक है, निकाल दिया। फिर फॉर्मूला आपका स्लोप का होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस इतना ही है, आपने वैल्यू डाल दी, आगे जवाब, स्लोप आगे जवाब। बस इजी, बहुत लड्डू है कि नहीं, टेंशन नहीं लेना, बस खत्म हो गया भाई। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपको सवाल में बोला जाएगा किन 2 पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालना है, तो उन 2 पॉइंट के बीच में वैल्यू निकाल के डाल देना, खत्म हो गया बात। अब बस दिमाग लगाने वाली बात ये है कि भाई ये y2 माइनस y1 को अगर मैं इन जनरल y एक्सिस लिखता हूं, मान लो y एक्सिस है ना, y के कोऑर्डिनेट्स है ना ब्रो, ये x के कोऑर्डिनेट्स है ना, तो x एक्सिस। यार y एक्सिस में है क्या? y एक्सिस में आपका डिस्टेंस है, x एक्सिस में क्या है? टाइम है। और बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड। तो यानी कि आपका जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो आपको स्पीड देता है। तो यानी कि अगर आपको सवाल में ग्राफ दे दी जाए और पूछा जाए कि स्पीड निकालो, तो स्पीड फॉर्मूला से नहीं निकालना, स्पीड स्लोप निकालना, स्पीड दे देगी। क्लियर हुआ? बस डीटी ग्राफ में इतना ही है। हाँ, अगर मैं आपसे अभी कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ था तो स्पीड मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ग्राफ होगा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। बस यही डिफरेंस है, कुछ और नहीं। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं वीटी ग्राफ में। वीटी ग्राफ में क्या पूछता है आपसे? ठीक है, तो वीटी ग्राफ के लिए ना मैं अगेन सिंपल यहां पर एक बेसिक सा आपको ग्राफ बता देता हूं ताकि यू हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। ये मान लीजिए वी ग्राफ है, ये डी ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं, सेम ग्राफ बनाता हूं भाई, सेम ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, तो यहां पर मुझे स्लोप निकालना है, यहां पर मुझे स्लोप निकालना है और स्लोप का फॉर्मूला यहां पर x2 सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं है भाई। यहां पर मैंने 0.1 मान लिया, यहां पर मैंने 0.2 मान लिया, ये जो वैल्यू होगी y1 होगी, ये वैल्यू x1 होगी, ये y2 होगा, ये x2 होगा, सेम वैल्यूज, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो अब दिमाग लगाते हैं। ये क्या है भाई? y एक्सिस है। अच्छा, ये क्या है भाई? x एक्सिस है। अच्छा, y एक्सिस में क्या है? वेलोसिटी है। अच्छा, और x एक्सिस में टाइम है। अच्छा, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन। यानी कि एक वीटी ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको स्लोप क्या देगा?
एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा बेटा? एक्सेलरेशन। बात क्लियर हो गई? पूरी समझ में आ गई? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब लेकिन यहां पर एक और चीज होती है, वीटी ग्राफ में एक और चीज पूछा जाता है आपको, और वो क्या होता है मैं समझाता हूं, ठीक है। और इसके लिए मैं एक डिफरेंट ग्राफ लेता हूं ताकि आपके लिए समझने में सबसे ईजी रहे। मान लीजिए कि आपका वीटी ग्राफ है यहां पे, और ये वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो यूनिफॉर्म मोशन वाला, ये वाला स्लोप, ठीक है। अब मान लीजिए आपको मैं पूछता हूं भाई स्लोप निकालने के बदले ना ये जो कर्व है, इस कर्व के नीचे का एरिया फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? ये जो कर्व बना है, इस कर्व के नीचे का एरिया अगर आप फाइंड आउट करने के लिए मैं बोलूंगा आपको, तो आप निकाल पाओगे? हाँ सर निकाल देंगे। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मान लो, ठीक है। और दिखने में तो एक रेक्टेंगल है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं फाइंड आउट दी एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व निकालने को अगर मैं कहता हूं, तो आप बोलोगे ठीक है सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए ए बी सी डी का, ठीक है। तो आप कहोगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ कितनी है सर? यहाँ पर लेंथ मान लो एडी या बीसी कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, एडी ले लिया। और ब्रेड्थ यहाँ पे कितनी है सर? ए बी या तो सी डी ले लो, तो मैंने ए बी ले लिया, ठीक है। सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है यार। लेकिन ए डी क्या है? ए डी मेरा है टाइम, अच्छा, और ए बी क्या है? ए बी मेरा तो वेलोसिटी है ना, यही है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है यार? मेरा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। टी अगर वहां जाएगा तो, हाँ सर सही कह रहे हो आप। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना बेटा। यानी कि अगर मैं एक वीटी ग्राफ का एरिया अंडर दी कर्व निकालता हूं तो डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। इस ग्राफ में भी अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और इसी बेसिस में आपको या तो ट्राइंगल आ सकता है, या तो रेक्टेंगल आ सकता है, या तो स्क्वायर आ सकता है, या तो फिर आपको एक ट्रेपीजियम आ सकता है। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बोथ द हाइट्स प्लस बेस इंटू बेस, ठीक है। और अगेन मैंने डीटी वीटी ग्राफ के ऊपर एक बहुत डिटेल सेशन लिया हुआ है, लिंक प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ और उठा लो उसको, देख लो अच्छे से, ठीक है। इन डेप्थ समझाया मैंने, बहुत सवाल करवाए, ठीक है। टॉप 10 न्यूमेरिकल्स करवा दिए मैंने। तो ये आपका हो गया डीटी वर्सेस वीटी ग्राफ का हर एक कॉन्सेप्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। फिर आगे आती है आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन की कॉन्सेप्ट। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या होते हैं भाई? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, आप जानते हो। एक होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपके सिलेबस में इस साल इसका डेरिवेशन नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, निकाल दिया गया है। इसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट है, बाकी वैल्यूज ऊपर वाली है। सेम यहाँ पर सारी चीजें हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर एक ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सर यहाँ पर कौन से फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना होता है किसी इक्वेशन में, समझ नहीं आता। आप बस इन इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लैरिटी मिलेगी। वो ये है कि भाई हर एक इक्वेशन में 4 वेरिएबल्स हैं। पहले इक्वेशन में वेलोसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। दूसरे में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। तीसरे में वेलोसिटी, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखोगे भाई सब में 4-4 वेरिएबल्स हैं। तो जो भी 3 वेरिएबल्स अगर आपको सवाल में दिए जाते हैं, चौथा वेरिएबल निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है वो फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, ठीक है। एक टिप मैं आपको जरूर दूंगा, जिस सवाल में टाइम ना दिया जाए उसमें 99% केसेस में तीसरा इक्वेशन मोशन इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं है, ठीक है। बढ़िया गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट एंड द फाइनल कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए फिर समझते हैं, है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें कहीं ना कहीं तो यूनिफॉर्म मोशन की भाग है ना। मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए कि आपका जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में, और यहाँ पर मान लीजिए आपकी स्पीड कितनी है? कांस्टेंट है। स्पीड है आपकी 20 मीटर से सेकंड, कांस्टेंट है, ठीक है। एक कांस्टेंट स्पीड से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में भाग रहा है, ठीक है। तो स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, इसी वजह से इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, इस वजह से इसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर पॉइंट ए में शुरुआत करने वाला बंदा या बंदी पूरे चक्कर लगाते वक्त क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? कैसे सर? जैसे मान लो अगर मैं चक्कर लगा रहा हूं, तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं कहां देख रहा हूं? मैं उस तरफ देख रहा हूं, मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है। अब जैसे मैंने एक कदम लिया चक्कर की तरफ, अब मेरा डायरेक्शन बदल गया। चक्कर लिया मैंने, डायरेक्शन बदल गया, बदल गया, बदल गया, बदल गया,
बदल गया। हर कदम में मेरा डायरेक्शन बदल रहा है ना, है कि नहीं? हर पॉइंट पे, हर कदम में मेरा स्पीड कांस्टेंट था, स्पीड सेम थी, लेकिन हर कदम में मेरा डायरेक्शन बदल रहा है। तो क्योंकि मेरे हर कदम पे मेरा डायरेक्शन बदल रहा है और वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, हर पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस एवरी पॉइंट, वेलोसिटी चेंजेस एवरी पॉइंट because direction changes at every point। क्या? at every point। बात समझ में आ गई बेटा? तो अब मेरा बात सिंपल सा आपसे पूछूंगा मैं कि अगर वेलोसिटी हर कदम पे बदल रही है तो यहां पर एक्सेलरेशन होना चाहिए ना, है कि नहीं? Velocity is changing every single time, every single point. So then the body should also undergo acceleration, क्योंकि acceleration change in velocity upon time. तो हर point पे अगर velocity बदल रही है तो यहाँ पर acceleration भी होना चाहिए। Yes, so it is an accelerated motion। तो यानी कि भाई स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। इसी वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्चुअल नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक्चुअल नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। यहां पर यूनिफॉर्म क्या है? आपका स्पीड है, और ये एक एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन है। बात समझ में आ गया? तो हर एक ऑब्जेक्ट जो एक सर्कुलर मोशन में होगा वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। अब बारी ये आती है कि भाई इस एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो ऑफकोर्स ही बात है, जैसे आप देख रहे थे इस पॉइंट पे खड़ा हूं मैं तो मेरा डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो मेरा डायरेक्शन इस तरफ है भाई, इधर खड़ा हूं तो मेरा डायरेक्शन इस तरफ है। तो आप देखोगे जब मैं ऐसे डायरेक्शन बना भी रहा हूं ना, मैं टेंजेंट बना रहा हूं। अब मैं क्या बना रहा हूं? यहां पर टेंजेंट बना रहा हूं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो आपके सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो आपका ये लाइन यहां पर इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहां पर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो भाई ऐसे टच होगा। तो सिर्फ एक पॉइंट पे जो लाइन टच करती है उसको मैं टेंजेंट कहता हूं। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है सर्कुलर मोशन में, टेंजेंट बना दीजिए। टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, विल गिव डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बात खत्म। तो बस बेटा यही थी आपकी पूरी क्लास 9th की जर्नी फॉर मोशन चैप्टर। इतना ही था। मेरे ख्याल से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉब्लम मेरे ख्याल से 40-45 मिनट्स के अंदर इस सेशन को खत्म कर दिया है। और जैसे मैंने कहा बेटा, आपको इसके अलावा कोई भी थियरी इस चैप्टर से नहीं आती है, एंड दैट इज इट। बस जाने से पहले ये बताना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा आपसे, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्कूल ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को भाई, क्योंकि वही तरीका होगा जिसके थ्रू मैं समझ पाऊंगा कि भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कमेंट्स पे भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे एफर्ट कैसे लग रहे हैं आपको। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक होमवर्क का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और होमवर्क बहुत सिंपल है कि भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन तो आपको टेंजेंट दे देता है, यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन देगा? ठीक है, कैसे मिलेगा आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके बाकी प्यार के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 9 पहला एग्जामिनेशन, ऑल्सो फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग, एंड आई विल कैच यू guys in the next one. Peace people.